हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। और एक बार फिर से जय हिंद स्टडी ग्रुप में मैं राहुल चौहान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा ब्लड चैप्टर चल रहा है और ब्लड चैप्टर में हमने ब्लड की बेसिक जानकारी ले ली थी और अब हमने ब्लड सेल टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। तो ब्लड सेल्स में हमने सबसे पहले जो ब्लड की सबसे फर्स्ट सेल थी आरबीसी, उसको डिटेल्ड में पढ़ा था। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ब्लड की दूसरी सेल रहेगा, यानी हम बात करने वाले हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। तो चलिए आइए हेडिंग डालते हैं, डब्ल्यूबीसी। देखिए, ये जो डब्ल्यूबीसी है, इस डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है वाइट ब्लड सेल। क्या बोला जाता है? वाइट ब्लड सेल, ठीक है। या फिर इसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका। कणिका बोल लो, कोशिका बोल लो, सेल बोल लो, कैप्सूल बोल लो, एक ही बात है, ठीक है। देखो, वाइट ब्लड सेल यानी डब्ल्यूबीसी, परंतु साइंस की लैंग्वेज में इसे बोला जाता है ल्यूकोसाइट्स। क्या बोला जाता है? ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स। जैसे हमने आरबीसी में पढ़ा था, तो आरबीसी को साइंस में इरिथ्रोसाइट्स कहा जा रहा था और वहां पर इरिथ्रो का मतलब रेड था, ठीक है, और साइट्स मतलब सेल होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर ये जो ल्यूको है, ये ल्यूको का मतलब होता है साइंस में वाइट और साइट्स का मतलब होता है सेल, यानी कि सफेद कलर या सफेद कलर की कोशिका, ठीक है। तो साइंस में इसको ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं और ऐसे नॉर्मली इसको हम बोला जाता है डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल, ठीक है। अब यहाँ से किस किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इसमें? देखो, ये वाला जो डब्ल्यूबीसी वाली जो सेल है, डब्ल्यूबीसी जो सेल है, यहाँ से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैंगे, है ना। यहाँ से जैसे हम लोग अभी आगे चलकर एड्स के बारे में भी पढ़ेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है आप लोगों के लिए टॉपिक। तो इस टॉपिक को आप पूरा देखिएगा, ठीक है, और साथ में नोट्स भी बनाते चलिए। चलो, तो देखो, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सर, इस डब्ल्यूबीसी की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, किसकी खोज, ठीक है। तो इसकी खोज की गई थी एडिसन के द्वारा। एडिसन साइंटिस्ट थे जिसके द्वारा डब्ल्यूबीसी की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर, मेल में और फीमेल में कितनी डब्ल्यूबीसी होती है? तो आप लोग याद रखना, मेल में और फीमेल में, यानी कि महिला और पुरुष दोनों में जो डब्ल्यूबीसी होती है ये सेम होती है। कितनी होती है? तो होती है 8,000 से लेकर 10,000 पर 100 ml HB। HB क्या है? तो HB हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। तो 100 ml HB में 8,000 से 10,000 क्या होती है? WBC होती है, ठीक है। जबकि RBC अलग अलग होती है। मैंने आप लोगों को RBC में बताया था कि मेल में RBC 4.5 से 5.5 मिलियन पर 100 ml HB होती है, फीमेल में 4 से लेकर 4.5 मिलियन पर 100 ml HB होती है। परंतु यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी? WBC की, वाइट ब्लड सेल की। तो वाइट ब्लड सेल मेल में और फीमेल में इक्वल होती है, ठीक है, 8,000 से लेकर 10,000। अब इसकी कमी हो जाए या फिर इसकी अधिकता हो जाए तो उससे डिसीज होती है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अभी तो हम डब्ल्यूबीसी की बेसिक देखते हैं, फिर डब्ल्यूबीसी का फंक्शन देखेंगे और लास्ट में हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी से होने वाले डिसीज, ठीक है, या डब्ल्यूबीसी के रोग, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है? नेक्स्ट आपको ये याद रखना है, इट इज द लार्जेस्ट ब्लड सेल। इट इज द लार्जेस्ट ब्लड सेल, है ना, ठीक है। ये हमारे ब्लड की सबसे बड़ी कोशिका होती है। जैसे प्रीवियस वीडियो में मैंने जब आरबीसी बताया था आप लोगों को, तो आरबीसी क्या थी? आरबीसी हमारे ब्लड की सबसे छोटी कोशिका थी और यहाँ पर जो डब्ल्यूबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी हमारे ब्लड की सबसे लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है। तो ये तीसरा क्वेश्चन याद रखना। नेक्स्ट आप लोग याद रखना इसका फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मतलब
कि सर ये बनती कहाँ पर है, तो ये भी कहाँ बनती है, तो ये भी बोन मेरो में बनती है। बोन मेरो, बोन मेरो को क्या बोला जाता है, तो बोन मेरो को बोला जाता है अस्थि मज्जा। ठीक है, बोन मेरो क्या होता है, तो आप लोगों की ये जो बड़ी बड़ी हड्डियां हैं, इन बड़ी बड़ी हड्डियों के बीच में ये जो खोखला पार्ट होता है, इस खोखले पार्ट में आपके ब्लड का निर्माण होता है। और ब्लड में क्या होती है, सेल्स होती हैं, क्योंकि ब्लड सेल्स से ही मिलके बना होता है। तो जो WBC होती है, इसका फॉर्मेशन ऑफ WBC है ना, WBC कहाँ पर बनती है, तो बोन मेरो में। आप लोगों की जो बड़ी बड़ी हड्डियां हैं, इन बड़ी बड़ी हड्डियों के बीच में जो खोखला पार्ट होता है, इस खोखले पार्ट में ही हमारे ब्लड का निर्माण होता है, और ब्लड में ही RBC और WBC सेल्स होती हैं। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, RBC का भी निर्माण हमारे अस्थि मज्जा में हो रहा है, और WBC का भी निर्माण कहाँ हो रहा है, तो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मेरो में। नेक्स्ट आपको याद रखना है इसका जीवन काल, यानी कि इसका लाइफ स्पेन। ठीक है, जीवन काल, जैसे मैंने RBC में बताया था आप लोगों को कि RBC का जीवन काल कितने दिनों का रहता है, तो वो रहता है 120 दिनों का। जबकि WBC का जो जीवन काल है ये कितना रहता है, तो ये रहता है 2 से 4 दिन का, मतलब 2 to 4 डे। नेक्स्ट आप याद रखेंगे कि सर इसकी मृत्यु कहाँ होती है, ये डेड होने कहाँ जाता है, इसकी मृत्यु कहाँ होती है, तो याद रखना इसकी जो मृत्यु होती है वो हमारे ब्लड में ही हो जाती है। कहाँ पर हो जाती है, हमारे रुधिर में, यानी हमारे खून में ही हो जाती है इसकी मृत्यु। ठीक है, नेक्स्ट रीजनरेशन, यानी कि वापस से कहाँ बनती है, तो आप लोग याद रखना कि जहाँ पर मर रही थी वहीं पर ये वापस से बनने लगती है। तो WBC का जो पुनर्निर्माण है, ये पुनर्निर्माण भी कहाँ होता है, तो ये हमारे ब्लड में होता है, यानी कि हमारे रुधिर में होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि RBC और WBC का रेशो कितना होता है, तो याद रखना RBC और WBC का रेशो होता है 600:1, यानी कि 600 RBC में एक WBC पाई जाती है। ठीक है, इसलिए आप लोग देखना प्रीवियस वीडियो में RBC जो होती है, ये RBC कैसी है, ये RBC मिलियंस में रहती है, और WBC कैसी रहती है, तो WBC रहती है हमारी थाउजेंड्स में। ठीक है, यानी कि 600 RBC में एक WBC पाई जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ये भी याद रखना कि RBC और WBC का रेशो कितना होता है, तो वो होता है 600:1। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि सर इसका शेप कैसा होता है, तो याद रखना इसका जो शेप होता है WBC का, वो होता है इरेगुलर। इरेगुलर शेप, इरेगुलर का मतलब अनिश्चित आकार रहता है। जैसे आप लोग इसमें एग्जाम्पल में ले सकते हैं, ये जो हमारी यूनिसेल्युलर सेल होती है, यानी कि एक कोशी जो जीव होते हैं। यूनिसेल्युलर का मतलब क्या होता है, एक कोशी जीव। एक कोशी मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका हो, वही उसका रेस्पिरेशन सिस्टम हो, वही उसका डाइजेशन हो, वही उसका एक्सक्रीशन हो। ठीक है, तो ये जो WBC होती है, इसका साइज, इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है, इरेगुलर साइज का होता है। यूनिसेल्युलर में आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हो किसको, अमीबा को, है ना। अमीबा क्या एक कोशी जीव है, और अमीबा का यदि आप लोग देखोगे तो कुछ इस प्रकार से दिखता है। ठीक है, इरेगुलर शेप इस प्रकार से। ठीक है, यानी इसका कोई साइज नहीं होता है। ठीक है, इरेगुलर शेप की होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको ये याद रखना। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये याद रखना आप लोगों को कि जो WBC होती है, इस WBC में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जैसे RBC में हम देखे थे कि RBC सेल में जो न्यूक्लियस होता है मैमल्स के RBC में, वो प्रेजेंट नहीं होता है। और आप लोगों को एक्सेप्शन भी लिखवाए थे ऊट और लामा में, कि ऊट और लामा एक्सेप्शन है, RBC उसमें पाई जाती है, मतलब RBC के उसमें पाया जाता है। ठीक है, और ये जो WBC है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है, ये याद रखिएगा आप लोग
जो केंद्रक होता है, ये केंद्रक क्या होता है? प्रेजेंट होता है, यानी कि उपस्थित होता है। ठीक है, तो ये डब्ल्यूबीसी की बेसिक जानकारी थी। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं कि सर इसका फंक्शन क्या होता है, यानी कि इसके कार्य। ठीक है, फंक्शन ऑफ डब्ल्यूबीसी मोस्ट आईएमपी है। और ये आप लोगों को ऐसा नहीं कि कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ही आना चाहिए, ये आप लोगों को जनरली भी आना चाहिए। कभी कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप लोगों ने सुना होगा कि आरबीसी की कमी हो गई, आरबीसी ज़्यादा हो गया, डब्ल्यूबीसी की कमी हो गई, डब्ल्यूबीसी ज़्यादा हो गया, है ना। तो ये नॉर्मली भी आना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, देखो अब यहाँ पर इसके जो कार्य हैं, किसके कार्य? जो हमारी डब्ल्यूबीसी है, इस डब्ल्यूबीसी का जो मेन काम होता है, वो मेन काम आप लोग याद करना। ये जो डब्ल्यूबीसी होती है, ये हमारी ह्यूमन बॉडी को क्या करती है? इम्यूनिटी प्रदान करती है। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है? रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या करती है? इम्यूनिटी बढ़ाती है। इम्यूनिटी बढ़ाती है मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ाती है। कौन? डब्ल्यूबीसी। जैसे आप लोगों को बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं तो कोई कोई क्या करता है, बिना गोली के भी क्या कर लेता है? लड़ लेता है ना। जैसे अभी कोरोना में देख रहे हो आप लोग, तो हमारे शरीर को जो इम्यूनिटी, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है, वो कौन करता है? तो हमारी ब्लड सेल करती है। कौन सी वाली? तो वो करती है डब्ल्यूबीसी, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, तो ये मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है आप लोगों का। ठीक है, कि सर डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या होता है? तो सर इसका मेन काम होता है कि ह्यूमन बॉडी को ये क्या करती है? इम्यूनिटी प्रदान करती है, यानी रोगों से लड़ने की क्या देती है? शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, जैसे आप लोगों, जैसे सपोज कीजिए कोई बैक्टीरिया हुआ, या फिर कोई वायरस हुआ, या फिर प्रोटोजोआ हुआ, या फिर कोई फंगल डिसीज हुई। ठीक है, अब ये क्या है? ये बीमारियां तो है, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फंगल। तो इनसे क्या करती है? लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। किसको? तो ये आप हो। ठीक है, ये ह्यूमन बॉडी को क्या करती है? इम्यून सिस्टम प्रदान करती है। मतलब ये जो रोग आ रहे हैं, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, इनसे लड़ने की शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, इस कारण से जो डब्ल्यूबीसी है, इस डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है बॉडीगार्ड सेल। क्या बोला जाता है? बॉडीगार्ड सेल, है ना। ये क्वेश्चन मोस्ट आईएमपी है ना। बॉडीगार्ड सेल के नाम से किसको जाना जाता है? तो डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में ये बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, फंगल डिसीज से क्या करती है? लड़ती है कि। ठीक है, इसको फाइटर सेल भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? फाइटर सेल। क्यों फाइटर सेल बोल रहे हैं? देखो, ये लड़ रही है इनके अगेंस्ट। बॉडीगार्ड क्यों बोला? जैसे बॉडीगार्ड क्या करता है? आपकी रक्षा करता है, इसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी इनसे हमारी रक्षा करती है, इसलिए इसको बॉडीगार्ड सेल, फाइटर सेल, और इसको सोल्जर सेल भी बोला जाता है। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी के 3 अलग अलग नाम है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का मेन काम क्या है? तो हमारे शरीर को इम्यूनिटी प्रदान करती है, रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करती है। ठीक है, इस कारण इसको बॉडीगार्ड सेल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि रोगों से लड़ रही है, ये रक्षा कर रही है। फाइटर सेल क्यों? क्योंकि उनके अगेंस्ट काम करती है कि। ठीक है, तो बॉडीगार्ड सेल बोल लो, फाइटर सेल बोल लो, या फिर सोल्जर सेल बोल लो। ठीक है, ये यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, कि हमारे शरीर की बॉडीगार्ड सेल कौन सी है, तो वो क्या आंसर दोगे आप लोग? डब्ल्यूबीसी। ठीक है, अब होता क्या है कि हमारे शरीर में नाना प्रकार की बीमारियां होती है।
बहुत सारी बीमारियां होती है ना, कभी आपका सर दुख रहा है, कभी छींक आ रही, कभी पेट दुख रहा है, कभी दस्त लग गए, कभी कुछ हो रहा है, तो बहुत सारी बीमारियां होती, बहुत सारे रोग होते हैं। तो क्या होती है, हमारी डब्ल्यूबीसी भी बहुत सारी होती है, यानी कि जो सेल्स है हमारी डब्ल्यूबीसी ये भी बहुत ज़्यादा होती है। परंतु मेनली मेनली क्या होती है, डब्ल्यूबीसी दो टाइप की होती है। ठीक है, ये याद रखना आप लोग। जो मेनली हमारी जो डब्ल्यूबीसी है ये कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती हैं, तो ये याद रखना। इसमें नंबर 1 पर होती है ग्रेन्यूल्यूकोसाइट्स। क्या बोला जाता है इसको, ग्रेन्यूल्यूकोसाइट्स, ग्रेन्यूल्यूकोसाइट्स है ना। और दूसरी होती है ए ग्रेन्यूल्यूकोसाइट्स, ए ग्रेन्यूल्यूकोसाइट्स। ठीक है, तो ये थोड़े नाम अजीबोगरीब है परंतु हमको याद रखना पड़ेंगे। कौन सी है, एक है गई ग्रेन्यूल्यूकोसाइट्स और एक हो गई ए ग्रेन्यूल्यूकोसाइट्स। इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है कि इसको हिंदी में लिख लो आप लोग, है ना। इंग्लिश में जिसको दिक्कत होती है तो उसको हिंदी में लिख लिया करो, है ना, तो चीज़ आसानी से याद हो जाएगी। ग्रेन्यूल्यूकोसाइट्स, है ना, साइट्स मतलब सेल होता है। और इधर लिख लो ए ग्रेन्यूल्यूकोसाइट। ठीक है, और आप लोग स्पेलिंग पे मत जाना, ठीक है, आप लोग सीधा याद रख लेना। डब्ल्यूबीसी क्या कर रही है, तो सर ये इम्यून सिस्टम प्रदान कर रही है। इम्यून सिस्टम यानी हमारे मानव शरीर को ये इम्यूनिटी प्रदान करती है जिसके कारण हम रोगों से लड़ लेते हैं। कितने टाइप की होती है, तो ऐसे तो बहुत टाइप की होती है परंतु मेनली दो ही होती है। एक को क्या बोला जाता है, एक को ग्रेन्यूल्यूकोसाइट्स बोल रहे हैं और दूसरी को एग्रेन्यूल्यूकोसाइट्स बोल रहे हैं। अब ये जो ग्रेन्यूल्यूकोसाइट्स होती है ये 3 टाइप की होती है। ये जो ग्रेन्यूल्यूकोसाइट्स है ये कितने टाइप की है, तो याद रखना ये ग्रेन्यूल्यूकोसाइट्स होती है 3 टाइप की। कौन कौन से टाइप होते हैं, तो आप लोग याद रखना। इसका जो सबसे पहला टाइप है उसको बोला जाता है बेसोफिल्स, दूसरा न्यूट्रोफिल्स और तीसरा होता है इओसिनोफिल्स, है ना। ऐसा पहला कौन सा है, बेसोफिल, बेसोफिल्स। दूसरा टाइप होता है इसका न्यूट्रोफिल्स। और जो तीसरा टाइप है इसको बोला जाता है इओसिनोफिल्स। क्या बोलते हैं, इओसिनोफिल्स। ठीक है, तो एक कौन सी हो गई, एक हो गई बेसोफिल, बेसोफिल। एक कौन सी हो गई, एक हो गई न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल्स। और एक कौन सी हो गई, इओसिनोफिल्स। ठीक है, डब्ल्यूबीसी के दो टाइप, ग्रेन्यूलोकोसाइट्स, एग्रेन्यूलोकोसाइट्स। ग्रेन्यूलोकोसाइट्स 3 टाइप की होती है, एक होती है बेसोफिल्स, एक होती है न्यूट्रोफिल्स और एक होती है इओसिनोफिल्स, है ना। अब इसमें भी पूछा जाए कि मैक्सिमम कौन सी होती है और मिनिमम कौन सी होती है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा कि जो न्यूट्रोफिल्स होती है ये क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ये क्या होती है, मैक्सिमम, यानी सबसे ज्यादा। और यदि आप लोगों से पूछा जाए कि मिनिमम कौन सी होती है, कम कौन सी होती है, तो मिनिमम होती है बेसोफिल। ठीक है, मिनिमम कौन सी हो गई, बेसोफिल हो गई, और मैक्सिमम कौन सी हो गई, न्यूट्रोफिल्स हो गई। अब जो दूसरा बचा हुआ है, दूसरे को क्या बोला, एग्रेन्यूलुकोसाइट्स। ये एग्रेन्यूलुकोसाइट्स भी दो टाइप की होती है। ठीक है, ये कितने टाइप की होती है, एग्रेन्यूलुकोसाइट्स दो टाइप की। एक को बोला जाता है मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स, और एक को बोला जाता है लिम्फोसाइट। ठीक है, एक कौन सी आपकी मोनोसाइट और एक कौन सी है लिम्फोसाइट। ठीक है, चल
अब यहाँ से कैसा क्वेश्चन आएगा, यहाँ से आप लोगों से पूछ लिया जाएगा कि सर सबसे लार्जेस्ट कौन सी होती है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी होती है। तो आप लोग याद रखिएगा ये जो मोनोसाइट्स है ये होती है लार्जेस्ट, मतलब सबसे बड़ी। यदि पूछा जाए सबसे छोटी कौन सी होती है तो सबसे छोटी होती है स्मॉलेस्ट होती है लिम्फोसाइट। ठीक है, तो देखो यहाँ से ये 4 क्वेश्चन बन गए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? आई थिंक आ ही रहा होगा। ठीक है, और नहीं आ रहा तो एक बार फिर से देखो, और फिर भी नहीं आ रहा तो आप लोगों को ब्रह्मा जी भी आ जाए तो भी नहीं समझा सकते। ठीक है, देखो WBC, तो WBC के 2 टाइप, एक होती है ग्रेन्युलोकोसाइट और दूसरी होती है एग्रेन्युलोकोसाइट। ग्रेन्युलोकोसाइट्स के 3 टाइप में, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स और इओसिनोफिल्स। और एग्रेन्यू के 2 होते हैं, एक मोनोसाइट्स और एक लिम्फोसाइट्स। अब आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट WBC का नाम बताइए, सबसे स्मॉलेस्ट, तो आप लोग क्या जवाब दोगे? आप लोग आंसर दोगे लिम्फोसाइट्स। आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे मैक्सिमम सबसे ज़्यादा कौन सी WBC होती है, तो आप लोगों का आंसर क्या होना चाहिए? आपका लोगों का आंसर होना चाहिए न्यूट्रोफिल्स। आप लोगों से पूछा जाए कि सबसे लार्जेस्ट कौन सी होती है, तो होती है मोनोसाइट्स। और आप लोगों से पूछा जाए सबसे मिनिमम कौन सी होती है, तो मिनिमम होती है बेसोफिल्स। ठीक है, अब इनके काम क्या होते हैं? ठीक है, ये तो हमने बना लिया कि WBC के 2 प्रकार और उनके 3 और उनके 2। ठीक है, अब इनके काम क्या क्या होते हैं, यानी कि हमको क्या पढ़ना है, बेसोफिल का काम क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स का काम क्या होता है, इओसिनोफिल्स का काम क्या होता है, साथ ही में हम देखेंगे मोनोसाइट्स का काम क्या है और लिम्फोसाइट्स का काम क्या है। ठीक है, चलिए तो इसमें सबसे फर्स्ट हम पढ़ेंगे किसको? बेसोफिल को। किसको? बेसोफिल को। फिर न्यूट्रोफिल्स को देखेंगे, फिर इओसिनोफिल्स, और लास्ट में हम देखेंगे मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट। तो सबसे फर्स्ट हेडिंग हमारा क्या रहेगा? सबसे फर्स्ट हेडिंग है हमारा WBC का काम देख रहे हैं हम, तो लिख देते हैं WBC का काम या फंक्शन ऑफ WBC। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम प्रदान कर रही है ये। इसमें सबसे फर्स्ट हम देख रहे हैं ग्रेन्युलोकोसाइट्स की जो सबसे फर्स्ट सेल है उसका नाम है बेसोफिल। बहुत अच्छे से समझना, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप लोगों को। देखो अब ये जो बेसोफिल सेल होती है ये किसके अगेंस्ट काम करती है, तो आप लोग याद रखना ये काम करती है एलर्जी के अगेंस्ट, है ना? किसके अगेंस्ट? एलर्जी। अब ये एलर्जी क्या होती है, तो एलर्जी आप लोगों ने देखा होगा, खुजली उजली चलती है आप लोगों को। तो ये कैसे क्या चलती है, तो जब भी हम कोई सी भी दवाई खाते हैं तो जो डेट निकल जाती है, ऐसी दवाई को खाएंगे हम लोग तो हमको क्या हो जाती है? एलर्जी हो जाती है। और एलर्जी होती है यदि हमने आउट ऑफ डेट की यदि दवाइयाँ खाई तो क्या होता है कि हमारे ब्लड में एक हिस्टामिन बनने लगता है। क्या बनता है? हिस्टामिन बनने लगता है। और इस हिस्टामिन के बनने से क्या होता है, हमको क्या चलती है? जो खुजली है ना, बहुत प्रकार की होती है। तो ये हिस्टामिन के बनने के कारण क्या होता है, हमको एलर्जी होती है। और एलर्जी होती है तो हमको क्या होती है? खुजली चलती है। और खुजली चलेगी तो खुजली को मिटाएंगे। खुजली को कैसे मिटाएंगे? तो सर हम गोली खा लेंगे। कौन सी गोली खाएंगे? तो भाई साहब आप लोग गोली खा लेते हो, कौन सी गोली खा लेते हो? तो ये एविल खा लेते हो आप लोग। क्या खा लेते हो? एविल खा लेते हो। एविल खाने से आप लोगों की खुजली क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। अब ये एविल गोली खाई, एविल गोली क्या करती है कि हमारी बॉडी में ये जो बेसोफिल सेल है इस बेसोफिल सेल को क्या कर देती है? एक्टिव कर देती है। और जैसे ही बेसोफिल एक्टिव होती है तो ये हिस्टामिन हमारी बॉडी में नहीं बनता। और हिस्टामिन नहीं बनता तो हमको एलर्जी नहीं होती। और एलर्जी नहीं होती तो हमको खुजली नहीं चलती। इसलिए हम क्या खाते हैं? एविल खाते हैं। और खुजली ना चले इसके लिए आप कभी भी आउट ऑफ डेट की गोलियां मत खाया करो। इसलिए बोलते हैं आउट ऑफ डेट की गोलियां नहीं खाना चाहिए, उल्टा रिएक्शन करने लगती, खुजली चलने लगती है आप लोगों को, क्योंकि बॉडी में हिस्टामिन बनने लगता है। फिर आप लोग एविल खाते हो, एविल बेसोफिल को क्या करती है? एक्टिवेट कर देती है। एक्टिवेट करने के बाद हिस्टामिन बनना बंद हो जाता है और आपकी एलर्जी समाप्त हो जाती है। ठीक है, यानी खुजली नहीं चलती। चलो ये जो मैंने हिस्टामिन लिखा हुआ है इस पे आप लोग स्टार कर लेना, है ना? ये कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो हिस्टामिन है
ये कब बनता है? तो ये कब बनता है? तो जब हमको एलर्जी होती है। ठीक है, चलिए, तो ये सबसे फर्स्ट था बेसोफिल। दूसरा देखो, दूसरी कौन सी थी? तो दूसरी ग्रेन्युलोकोसाइट में सेल थी हमारी न्यूट्रोफिल। कौन सी? अब ये न्यूट्रोफिल्स का काम क्या होता है? ये भी सेल है ना, डब्ल्यूबीसी के टाइप हैं, तो ये भी इम्यून सिस्टम प्रदान करेगी। जैसे ये कर रही थी बेसोफिल, किसके अगेंस्ट लड़ रही थी? तो ये एलर्जी के अगेंस्ट लड़ती है। न्यूट्रोफिल्स, तो न्यूट्रोफिल्स का याद रखना आप लोग, जब भी हमको कोई भी बैक्टीरियल डिसीज होती है, बैक्टीरियल डिसीज से मतलब जब भी हमको जीवाणु जनित रोग होते हैं तो ये तब काम करती है। जैसे हमको टाइफाइड हो गया, या निमोनिया हो गया। ठीक है, तो टाइफाइड और निमोनिया जब होता है तो उसके अगेंस्ट कौन काम करती है? तो न्यूट्रोफिल्स काम करती है। ठीक है, तीसरी कौन सी थी? तो तीसरी थी हमारी सर इओसिनोफिल्स। कौन सी? इओसिनोफिल्स। ठीक है, पढ़ते रहोगे तो कुछ समय बाद आप लोगों को फीलिंग आएगी कि हाँ हम डॉक्टर बन रहे हैं। ठीक है, देखो, इओसिनोफिल्स किसके अगेंस्ट काम करती है? तो याद रखना, इओसिनोफिल्स किसके अगेंस्ट काम करती है? तो ये करती है वायरस डिसीज और फंगल डिसीज। वायरस डिसीज और जो फंगल डिसीज होती है। ठीक है, यानी कि जो वायरस जनित रोग होते हैं या कवक जनित रोग है ना, वायरस को विषाणु बोलते हैं, है ना, विषाणुओं से जो रोग होते हैं, या फंगल को कवक बोला जाता है ना, तो इससे जो रोग होते हैं, जैसे HIV हुआ, है ना, रेबीज हुआ। रेबीज क्या होता है? कुत्ते के काटने से होता है। वायरस क्या होता है? हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाता है, इंजेक्ट हो गया तो क्या हो गया? आप लोगों को बीमार हो गया, रेबीज हो गए, तो उसके अगेंस्ट कौन काम करती? तो इओसिनोफिल्स। ठीक है, तो तीनों आप लोग याद रखना। ये ग्रेन्युलोकोसाइट्स में बेसोफिल, बेसोफिल एलर्जी के अगेंस्ट काम करती है, हिस्टामिन बनने लगता है, एविल खा लेते हैं, ठीक हो जाते हैं। न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरियल डिसीज के अगेंस्ट काम करती है, और इओसिनोफिल्स वायरस डिसीज और फंगल डिसीज के अगेंस्ट काम करती है। ठीक है, चलो, अब देखो जो दूसरा टाइप था हमारा, कौन सा था? तो दूसरा टाइप था हमारा, एक था, फोर्थ नंबर हम दे देते मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स, ठीक है, और एक लिम्फोसाइट था। तो सबसे पहले हम तो मोनोसाइट्स को समझते हैं। देखो, इन सब में सबसे जो मेन है, आप लोगों को समझना भी है और आप लोगों को जो याद भी करना है, वो मोनोसाइट सेल्स है ना। अब ये मोनोसाइट सेल्स किसके अगेंस्ट काम करती हैं? देखो, सबसे पहले तो याद रखना कि जो मोनोसाइट्स होती हैं, ये हमारी बॉडी को एडवांस लेवल की इम्यूनिटी प्रदान करती। कैसी? एडवांस लेवल इम्यूनिटी। ठीक है, चलो साथ में मैं आप लोगों को दूसरी भी बता देता हूँ। मोनोसाइट्स और पांचवी कौन सी है? तो पांचवी हमारी लिम्फोसाइट। लिम ठीक है, देखो, ये जो मोनोसाइट्स और ये जो लिम्फोसाइट्स है ना, ये दोनों के दोनों क्या करती हैं सेल? ये हमारी ह्यूमन बॉडी को, दोनों सेल, मोनोसाइट सेल और लिम्फोसाइट सेल, ये एडवांस लेवल की इम्यूनिटी प्रदान करती है। सर ये समझाओ आप कि एडवांस लेवल इम्यूनिटी क्या होता है? एडवांस लेवल इम्यूनिटी का मतलब ये होता है, इनको बोला जाता है मेमोरी सेल। मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स को क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है मेमोरी सेल। मेमोरी सेल, मेमोरी सेल का मतलब क्या होता है? इनको बोला जाता है याददाश्त कोशिका। याददाश्त कोशिका। सर कैसी याददाश्त? किसकी याद आ जाती? गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है? बॉयफ्रेंड की याद आ जाती है? नहीं,
आप लोगों ने बचपन में टीके लगवाए, कई कई के टीके लगवाए। आप लोगों ने लगाया होगा बीसीजी का टीका, बचपन में आप लोगों को टिटनेस का टीका लगा होगा, बचपन में आपको पोलियो की दवाई भी पिलाई होगी और हेपेटाइटिस का भी टीका लगा होगा। लगे हैं टीके? लगे ही होंगे, है ना। हेपेटाइटिस का लगा होगा, बीसीजी का लगा होगा, टिटनेस का लगा होगा, पोलियो का लगा होगा। अब बचपन में आप लोगों को ये टीके क्यों लगवाए थे? कारण, तो बचपन में आप लोगों को ये जो हेपेटाइटिस, बीसीजी, टिटनेस, पोलियो, इनके टीके इसलिए लगवाए थे कि आप लोगों को कभी भी ये बीमारी ना हो, इसलिए तो टीके लगे। इसीलिए तो ये आप लोगों को टीके लगे कि हेपेटाइटिस नहीं हो, बीसीजी नहीं हो, टिटनेस नहीं हो, पोलियो नहीं हो आप लोगों को। ठीक है, तो बचपन में आप लोगों को ये टीके लग गए थे। अब सर ये मोनोसाइट सेल और ये लिम्फोसाइट सेल का काम क्या होता है? तो देखो, इसको बोल रहे हैं एडवांस लेवल की इम्यूनिटी। एडवांस लेवल यानी कि ये जो सेल्स होती हैं ये क्या करती हैं? ये भविष्य में काम करती हैं। सर कैसी बातें कर रहे हो? भविष्य में काम कैसे करेगी? भविष्य में जैसे बचपन में आप लोगों को टीके लग गए थे, ठीक है, जैसे सपोज करो पोलियो का टीका लग गया, ठीक है, बचपन में लग गया। अब सपोज करो कि पोलियो वायरस, जैसे सपोज करो आपको 1 साल में ये जो पोलियो का टीका था, 1 साल के थे जब, ये पोलियो का टीका आपके बॉडी में इंजेक्ट हो चुका, लग गया। अब आप सपोज करो अब आप हो चुके हो 30 साल के। कितने साल के हो चुके हो? 30 साल के। ठीक है, तो अब आपके जो ब्लड में ये जो मोनोसाइट सेल और ये जो लिम्फोसाइट सेल है, ये क्या करेगी? तो ये करेगी आप लोगों को एडवांस लेवल की इम्यूनिटी प्रदान। कैसे करेगी? तो देखो, अब आप लोग 30 साल के हुए हो और गलती से यदि पोलियो का कोई वायरस यदि आपकी बॉडी में इंजेक्ट हुआ, ठीक है, तो ये बात का पता चल जाएगा किसको? मोनोसाइट सेल को और लिम्फोसाइट सेल को। तो ये मोनोसाइट सेल्स और लिम्फोसाइट सेल्स किसके अगेंस्ट काम करने लगेंगी? इस पोलियो वायरस के कारण। ठीक है, पोलियो वायरस के अगेंस्ट, तो हमको पोलियो नहीं होगा। अब देखो होता क्या है कि बचपन में हमको पोलियो का टीका नहीं लगा, ठीक है, अब आप हो गए 30 साल के और अब आपकी बॉडी में यदि कहीं से भी पोलियो वायरस यदि इंजेक्ट हुआ, ठीक है, तो ये मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट सेल्स को पता नहीं रहेगा कि ये ऐसा कोई वायरस भी होता है, क्योंकि इनको बचपन में ही बता दिया गया था सेल को कि जब भी हमारी बॉडी में पोलियो वायरस आएगा तो हम उसको क्या कर देंगे? नष्ट कर देंगे। इस कारण ये हमारी बॉडी को क्या कर रही है? एडवांस लेवल की इम्यूनिटी प्रदान कर रही है, भविष्य में काम आ रही है। ठीक है, इसलिए हमको बचपन में टीके लगाए जाते हैं, है ना। और इसको मेमोरी सेल क्या बोल रहे हैं? क्योंकि जैसे आप लोगों को पोलियो का टीका लगा, ठीक है, और जैसे ही आपकी बॉडी में पोलियो वायरस इंजेक्ट हुआ तो ये जो सेल्स है मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स, ये क्या कर लेती है? मेमोरी सेल बनाने लगती है। मेमोरी सेल मतलब हमको पोलियो वायरस उस बॉडी में इंजेक्ट नहीं होने देना है, ठीक है, तो हमको पोलियो वायरस नहीं होता है। तो आई थिंक आप लोगों को ये पांचों सेल अच्छे से समझ में आ गई होंगी, है ना। तो आप लोग याद रखना डब्ल्यूबीसी में 2 टाइप, ग्रेन्युलोकोसाइट्स, एग्रेन्युलोकोसाइट्स। ग्रेन्युलोकोसाइट्स के भी 3 टाइप, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स। एग्रेन्यू के 2 साइट दो टाइप, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट। सबसे ज्यादा कौन सी? तो न्यूट्रोफिल। सबसे कम कौन सी? बेसोफिल। सबसे बड़ी लार्जेस्ट कौन सी? तो मोनोसाइट। सबसे छोटी कौन सी? तो सबसे छोटी लिम्फोसाइट। ठीक है, और किस किस सेल का कौन कौन सा काम होता है तो ये मैंने बता दिए। बेसोफिल एलर्जी के अगेंस्ट, न्यूट्रोफिल बैक्टीरियल डिसीज के अगेंस्ट और इओसिनोफिल्स वायरस डिसीज के अगेंस्ट। अभी ये जो डिसीज है ये एक अलग टॉपिक ही आप लोगों का, है ना। ये जो बैक्टीरियल डिसीज है कैसे होती है, क्या होती है ये डिसीज, जब हम मानव रोग पढ़ेंगे तो उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा। अभी तो आप याद रखिए न्यूट्रोफिल्स किसके अगेंस्ट काम कर रही है? तो बैक्टीरियल डिसीज के अगेंस्ट। इओसिनोफिल्स तो वायरस डिसीज के अगेंस्ट काम करती है। और ये जो मोनोसाइट्स और ये लिम्फोसाइट सेल है, ये दोनों की दोनों सेल याद रखना, ये एडवांस लेवल की इम्यूनिटी प्रदान करती है, यानी भविष्य में काम आती है। ठीक है, इस कारण इनको मेमोरी सेल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलो अब ये हो गया इसका फंक्शन। अब नेक्स्ट हमारा है डिसीज ऑफ डब्ल्यूबीसी।
डिसीज ऑफ WBC, यानी कि WBC की वजह से बीमारियां, ठीक है। मतलब WBC ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, क्या है क्या नहीं होता सर, ये समझाओ। देखो, सबसे पहला समझते हैं हम लोग, यदि हमारे शरीर में WBC की मात्रा यदि कम हो जाती है, क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब WBC कितनी रहना चाहिए, मेल फीमेल में सेम रहती है, 8000 से 10,000 पर 100 ml HB इतनी होना चाहिए। परंतु यदि इससे कम हो गई, क्या हो गई, इससे कम हो गई, WBC की मात्रा हमारे शरीर में कम हो गई। अब WBC का काम क्या होता है, तो WBC क्या करती है सर, इम्यूनिटी प्रदान करती है, मानव को रोग प्रतिरोधक क्षमता देती है लड़ने से, ठीक है। तो WBC की मात्रा क्या हो गई, बॉडी में कम हो गई, मतलब इम्यून सिस्टम क्या हो गया हमारा, कमजोर हो गया। इम्यून सिस्टम कमजोर हुआ तो हमको क्या हो जाएगी, बीमारी हो जाएगी। तो उस बीमारी को बोला जाता है ल्यूकोपीनिया। क्या बोलते हैं, ल्यूकोपीनिया, ठीक है। ल्यूकोपीनिया क्या होता है, ये होती है, इसको बोला जाता है मेनी डिसीज, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है ना, जैसे बैक्टीरिया भी आ गया हमारी बॉडी में, वायरस भी आ गया, ले दे के फंगस भी आ गया, प्रोटोजोआ भी आ गए। तो ये जितने भी वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ ये हमारी बॉडी में इंजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है, और जिसके कारण हम लड़ नहीं पाते हैं, तो उस बीमारी को क्या बोलते हैं, ल्यूकोपीनिया बोला जाता है ना। और ये कब होती है, तो WBC की कमी के कारण। WBC क्या कर रही है, इम्यून सिस्टम प्रदान कर रही है, रोगों से लड़ने की शक्ति दे रही है, और ये यदि कम हो जाएगी तो हम रोगों से, ये इन रोगों से हम लड़ नहीं पाएंगे, और लड़ नहीं पाएंगे तो हमको डिसीज हो जाएगी, हमको बीमारी हो जाएगी, और उस बीमारी को हम बोलते हैं ल्यूकोपीनिया, ठीक है। अब दूसरा देखो, यदि हमारी बॉडी में अब क्या हो जाए, WBC की मात्रा बढ़ जाए मतलब 8000 से 10,000, 8000 से 10,000 तो होना चाहिए, परंतु सपोज करो इससे कहीं गुना ज्यादा हो जाए, इससे ज्यादा हो जाए, तो यहाँ पर देखो अब आप लोग, WBC क्या कर रही है, तो इम्यून सिस्टम प्रदान कर रही है। अब यदि हमारी बॉडी में WBC की मात्रा यदि बढ़ जाती है, तो सर हमारा इम्यून सिस्टम है ये तो बहुत स्ट्रांग हो जाना चाहिए, हम किसी भी रोग से क्या कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, परंतु ऐसा नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं है, WBC की अधिकता से हमको हो जाता है ल्यूकेमिया। क्या हो जाता है, ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया का मतलब समझते हैं आप लोग, नहीं समझते हैं, बताता हूँ। ब्लड कैंसर, नाम सुना है ब्लड कैंसर का, ब्लड में क्या हो जाता है, कैंसर हो जाता है भाई। तो ब्लड कैंसर कब होता है, तो हमारी जो WBC होती है ये क्या हो जाती है, जब बढ़ जाती है हमारे ब्लड में, तब हमको ब्लड कैंसर जैसी बीमारियां हो जाती हैं जिससे हम लड़ ही नहीं सकते, और उस ब्लड कैंसर बीमारी को क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है ल्यूकेमिया। सर WBC यदि बढ़ रही है तो हमारा इम्यून सिस्टम तो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और आप इधर बेहुदा बातें कर रहे हो, आप इधर सीधे के सीधे उस इंसान को क्या करा रहे हो, कैंसर ही करवा रहे हो। तो इसका कारण भी बताइए, तो इसका कारण सुन लो। देखो, हमारी सेल में सुसाइडल बेग बोला जाता है एक कंपोनेंट को सेल के, जिसको बोलते हैं लाइसोसोम, ठीक है। क्या बोला जाता है एक सेकेंड रुकिए। देखो, ये हमारी सेल है, और सेल में कंपोनेंट है लाइसोसोम, ये मैंने सेल वाले चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ा दिया था। लाइसोसोम जिसकी खोज डिडो ने करी थी, इसको सुसाइडल बेग बोला जाता है, ठीक है। अब ये देखो होता क्या है कि जो हमारे शरीर में जो भी ये चीज़ें आती है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगल या प्रोटोजोआ, है ना, तो ये कब आते हैं, ये खाने के साथ में आ जाते हैं। तो क्या होता है कि ये जो हमारी सेल में लाइसोसोम्स होते हैं, ये क्या कर देते हैं, इसको नष्ट कर देते हैं।
परंतु अब क्या हो रहा है, ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगल, प्रोटोजोआ ये ज़्यादा मात्रा में आएंगे, ज़्यादा मात्रा में आएंगे तो ये लाइसोसोम्स क्या होगा, बढ़ने लगेगा। और यदि लाइसोसोम्स की मात्रा बढ़ी तो लाइसोसोम्स की मात्रा बढ़ती है तो ये थैलीनुमा आकृति रहती है लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम क्या हो जाते हैं, फटे जाते हैं। क्यों फटे जाते हैं, क्योंकि इनकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि वायरस, फंगल ये आ रहे हैं। लाइसोसोम्स का काम ही होता है कि इनको क्या करना, नष्ट करना। अब लाइसोसोम्स की मात्रा यदि बढ़ जाती है, थैली फट जाती है। और आप लोगों को पता होगा लाइसोसोम्स की पीएच वैल्यू होती है 4.5। 4.5 मतलब नेचर में कैसे रहते हैं, ये एसिडिक रहते हैं, अम्लीय रहते हैं। मतलब हमारे ब्लड में क्या हो जाता है, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। अब लाइसोसोम्स की थैली फट गई, हमारा ब्लड में एसिड आ गया, तो हमारी सेल के जो दूसरे कंपोनेंट है, सेल वॉल है, सेल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस है, फिर डीएनए है, आरएनए है, जीन है, तो इन सबको क्या कर देते हैं, ये नष्ट कर देते हैं, पूरे ब्लड में फैल जाते हैं। और पूरे ब्लड में फैल जाते हैं तो उसको ही क्या बोलते हैं, ब्लड कैंसर। और इसको ही बोला जाता है ल्यूकेमिया। ये कब होता है, तो ये डब्ल्यूबीसी की अधिकता के कारण होता है। आया अब समझ में, अभी भी नहीं आया हूँ तो आप लोगों को ब्रह्मा जी भी आ जाए तो भी नहीं समझा सकते। ठीक है, चल, तो ये थी डब्ल्यूबीसी की डिसीज। अब हम पढ़ते हैं एक बहुत ही अच्छी चीज, है ना, सुनी होगी आप लोगों ने, दीवारों पे भी लिखी रहती है, कौन सी, एड्स, HIV, एड्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, HIV क्या होता है का, एड्स क्या होता है, HIV के कारण क्या होते हैं, HIV के लक्षण क्या होते हैं, सर HIV टेस्ट क्या होता है, सर HIV जिसको हो जाता है उसको गोली कौन सी देते हैं। ठीक है, अब देखो, मतलब पूरा डिटेल्ड पढ़ने वाले हैं। और इसको आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ना, यहाँ से एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थके आ रहे क्वेश्चन ही आ जाते कभी कभी, तो HIV का फुल फॉर्म बताओ, एड्स का फुल फॉर्म बताओ, ये किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये वायरस किस में पाया जाता हैगा। ठीक है, देखो अब बहुत अच्छे से समझना है ये आप लोगों को, है ना, ये दैनिक जीवन में भी काम आने वाली चीज है। तो हेडिंग है हमारी HIV, एड्स, AIDS। ठीक है, HIV एड्स। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज तो आप लोगों को इन दोनों के फुल फॉर्म आने चाहिए कि सर HIV को क्या बोला जाता है और एड्स को फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले HIV, इसको समझो, HIV क्या होता है। HIV को बोला जाता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। क्या बोलते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, मतलब जो HIV होता है किसके कारण होता है, वायरस के कारण। ये आप चीज याद रखना, है ना। अभी ये पीछे मैंने बताई थी आप लोगों को, देखो इधर। ठीक है, विषाणु वायरस के कारण क्या होता है, HIV होता है। ठीक है, तो कौन काम करता है, इओसिनोफिल्स इसके अगेंस्ट काम करती। चलो एक लाइन में आप लोगों को लिखता हूँ, ना समझना। देखो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, फिर उसको समझाता हूँ, है ना। देखो, इन केस ऑफ HIV एड्स, बहुत अच्छे से समझना, बहुत बढ़िया चीज बताने जा रहा हूँ मैं आप लोगों को। इन केस ऑफ HIV एड्स, WBC आर डिक्रीसेस। आई बात समझ में, नहीं आई, चलो सुनो। इन केस ऑफ HIV एड्स WBCR डिक्रीसेस, इसका मतलब क्या हुआ है, HIV एड्स जिसको भी होता है तो शरीर में WBC की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है। मैंने यूं तो नहीं बोला कि WBC की कमी से हमको क्या होता है, एड्स होता है, ऐसा तो बोला नहीं। क्या बोला मैंने, इन द केस ऑफ HIV एड्स, मतलब जिसको भी HIV एड्स रहेगा WBC क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। मैंने यूं तो नहीं बोला,
कि WBC के कम होने से एड्स होता है। हाँ, ऐसा कभी नहीं होगा ना। WBC की यदि हमारी बॉडी में कमी रहती है तो डिसीज होगी आपको, है ना, उसको ल्यूकोपीनिया बोला जाएगा। WBC की कमी से आप लोगों को ल्यूकोपीनिया मतलब डिसीज हो सकती है। डिसीज मतलब बीमारी, है ना। अभी देखो एक चीज बहुत शानदार बताने वाला हूं मैं आप लोगों को। WBC की कमी ल्यूकोपीनिया हो गया। यहाँ क्या लिखा है, इन द केस ऑफ HIV एड्स WBC आर डिक्रीसेस, मतलब HIV एड्स के समय WBC कम हो जाती है। और यूं नहीं बोला मैंने कि WBC के कम होने से HIV एड्स होता है, ठीक है। चलो अब इसको अपन इधर समझेंगे। देखो सबसे पहले HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, है ना। सीधा समझ में आ रहा है कि ये जो बीमारी होती है सर ये वायरस के कारण होती है। ह्यूमन का मतलब मानव। अब यह इम्यून का मतलब क्या, इम्यून मतलब इम्यूनिटी, मतलब यहाँ किसकी बात चल रही है, यहाँ बात चल रही है WBC की। क्यों, क्योंकि WBC हमको इम्यून सिस्टम प्रदान कर रही है। और डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है, डिफिशियंसी का मतलब होता है कमी, मतलब इस वायरस के कारण हमारी हमारी मतलब मानव में जो WBC होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ये होता है HIV का फुल फॉर्म, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये इन द केस ऑफ HIV एड्स WBC आर डिक्रीसेस, ठीक है। यूं मत समझना कि WBC के कम होने से हमको एड्स हो जाता है। जब भी आपके शरीर में डॉक्टर के पास गए ब्लड टेस्ट कराने, हीमोसाइटोमीटर पे आपका ब्लड लिया, वो पता चला कि सर WBC की कमी हो गई, तो घबराना नहीं कि एड्स हो गया, है ना। WBC के कम होने से कभी नहीं एड्स होता। HIV एड्स की वजह से हमारी WBC क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। यही HIV का फुल फॉर्म है। दूसरा क्या है, एड्स, AIDS। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। भगवान ना करे कभी गलती से किसी दोस्त को बोल रहा हूँ मैं किसी दुश्मन को भी बीमारी हो, बहुत ही लाजवाब बीमारी होती है कि, और जिसको भी हो पूछना उससे कि कैसी फीलिंग आती है अंदर से, ठीक है। देखो अब यहाँ पर देखो एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है, एक्वायर्ड का मतलब होता है अर्जित। इम्यून का मतलब क्या होता है, WBC, इम्यून सिस्टम में WBC प्रदान करती है। डिफिशियंसी का मतलब क्या होता है, कमी होता है। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, अब देखो यहाँ पर दो चीज समझो, एक होती है डिसीज और एक होता है सिंड्रोम। एक चीज क्या हो गई, डिसीज, और एक हो गया सिंड्रोम। देखो डिसीज मतलब बीमारी जिसका इलाज संभव है। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी बीमारी होता है, मतलब ग्रुप ऑफ डिसीज। आया समझ में, डिसीज मतलब होती है बीमारी, आपको सर्दी हो गई गोली खाई ठीक हो गए, इलाज क्या है, संभव। सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिसीज। ग्रुप ऑफ डिसीज मतलब आपको सर्दी भी हो गई, सर दर्द भी कर रहा है, आप लोगों की नाक भी निकल रही है, नाक भी दुख रही है, खांसी भी चल रही है, छींक भी आ रही है, छींक के साथ साथ में आपको लूज मोशन भी लग गए, दस्त भी लग गए, हाथ पांव भी दुख रहे, पेट दुख रहा, आपका लंग्स दुख रहा, दिल दुख रहा, घुटना दुख रहा, सब कुछ चीजें दुख रही हैं, ठीक है। तो ग्रुप ऑफ डिसीज हो गई है, तो उसको बोलते हैं सिंड्रोम, ठीक है, जिसका इलाज संभव नहीं है। डिसीज का तो इलाज है, आपको बुखार आया गोली खाई ठीक हो गया। अब आपको बुखार के साथ में सर्दी हो गई, छींक आ रही है, पेट दर्द कर रहा है, नाना प्रकार की बीमारी हो रही है, तो भाई साहब हम कौन सी गोली खाएं और कौन सी गोली नहीं खाएं, उसको बोलते हैं सिंड्रोम। यहाँ पर देखो एड्स का फुल फॉर्म, एड्स में ये जो सिंड्रोम है, ये सिंड्रोम क्या है, ये ग्रुप ऑफ डिसीज है, मतलब जिस किसी भी व्यक्ति को एड्स होता है, एड्स मतलब
यहाँ पर लिखा है एक्वायर्ड, एक्वायर्ड मतलब अर्जित। ये वायरस क्या करा, इसने बाहर से एनवायरनमेंट से अर्जित कर लिया, ले लिया, जिसके कारण उसकी डब्ल्यूबीसी में क्या हो गई, कमी हो गई। और जैसे डब्ल्यूबीसी में कमी हुई तो उसको सिंड्रोम हो गया, मतलब ग्रुप ऑफ डिसीज हो गई। इतनी बीमारियां हो गई कि भाई साहब किसकी गोली खाए और किसकी गोली नहीं खाए। ठीक है, तो बहुत खतरनाक बीमारी होती है। तो ये दोनों के फुल फॉर्म आते हैं एग्जाम में, आप लोग याद रखना। ठीक है, चल नेक्स्ट देखो, अब ये HIV किसके कारण होता है, तो ये वायरस के कारण होता है। तो देखो सभी अपनी फैमिली रहती है ना, जैसे हिंदू है या फिर बुद्ध, मुस्लिम है या जैन है, बौद्ध है, फैमिली में रहते हैं हम लोग। तो इन वायरस उनकी विषाणुओं की भी क्या होती है, फैमिली होती है। अब ये जो HIV वायरस होता है ये किस फैमिली से बिलोंग करता है, तो आप लोग याद रखना इनकी भी फैमिली होती है भाई साहब। ये होते हैं रेट्रो फैमिली से। कौन सी फैमिली से, रेट्रो फैमिली से बिलोंग करता है HIV वायरस। नेक्स्ट सर, इस वायरस को, HIV वायरस को सबसे पहली बार कहाँ देखा गया था, तो याद रखना ये सबसे पहली बार देखा गया था 1981 में। और कहाँ देखा गया था, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। देख लो भाई, इतने बड़े देश में हो गई थी सबसे पहले बीमारी, वहीं देखा गया था। भारत में भी हुए हैं, तो भारत में हुआ 1986 में, ये याद रखना। भारत में कब हुआ, तो 1986 में। और यूएसए में कब हुआ, तो 1981 में। अब देखो, अब ये वायरस है, तो वायरस खाना भी खाता होगा, तो इसका फूड क्या, खाना क्या, तो याद रखना इस वायरस का, HIV वायरस का जो फूड होता है ये होता है WBC। क्या होता है, WBC। इस वायरस का जो फूड होता है, खाना होता है, इसका खाना क्या होता है, तो हमारे ब्लड में जो WBC सेल होती है ये इसका क्या होता है, खाना। अभी ऊपर वाली लाइन आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इन द केस ऑफ HIV WBC डिक्रीसेस, मतलब ये जो वायरस है, V फॉर वायरस, ये क्या करता है, WBC को खाता है, क्योंकि ये इसका खाना है, WBC को ही खाता है। और WBC को खाया तो WBC की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, है ना। हमारे शरीर में जैसे ही HIV वायरस इंजेक्ट हुआ तो हमारे ब्लड में क्या होता है, WBC होती है। और WBC क्या है, ये फूड होता है वायरस का। तो वायरस खाते रहेगा, खाते रहेगा, WBC कम होते रहेगी, कम होते रहेगी। WBC इम्यून सिस्टम प्रदान करती है, हमारा इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगा। और इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगा तो रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी कमजोर हो गई, हम रोगों से लड़ नहीं पाएंगे, लड़ नहीं पाएंगे तो भैया क्या होएगा, मर जाएंगे एक दिन, है ना। तो मर मर के ही जीते हैं, जिसको भी एड्स हो जाता है। ठीक है, अब तो याद रखना ये HIV वायरस रेट्रो फैमिली से बिलोंग करते हैं। 1981 में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में देखा गया था, और 1986 में इंडिया में खोजा गया। और इस HIV वायरस का जो फूड होता है ये हमारी WBC होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको याद रखना है इस HIV के कारण, है ना। HIV के कारण मतलब HIV किन कारणों से होता है ना, यही तो मेन है। ठीक है, देखो अब HIV के कारण समझो मेन है ना। और ये अफवाहें फैला रखी हैं, किसी भी बेचारे HIV, जिस किसी भी व्यक्ति को HIV हो जाता है तो उसके पास भी नहीं भटकते, तो ऐसा कुछ नहीं है ना। देखो HIV का सबसे पहला कारण ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या होता है, जब भी किसी एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति को ब्लड चढ़ाया जाता है तब भी हो सकता है। कैसे, यदि इस पहले व्यक्ति में यदि ये वायरस मौजूद है इसके ब्लड में, और यदि इसी का ही ब्लड इसमें चढ़ा दिया दूसरे वाले व्यक्ति में, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से क्या हो गया, ये जो वायरस था ये वायरस भी इसके अंदर आ गया, मतलब इसके अंदर था वायरस तो इसके अंदर भी आ गया। ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होती सबसे पहला कारण है। दूसरा, इसलिए तो जब भी ब्लड चढ़ाते हैं तो सब कुछ चीज़ें चेक करते हैं इसमें। ठीक है, किसको HIV या और कोई सी बीमारी तो नहीं तो सामने वाले को भी वो गिफ्ट में दे दे। दूसरा कारण क्या हो सकता है HIV का, देखो दूसरा कारण होता है इन्फेक्टेड नीडल।
इन्फेक्टेड निडल। इन्फेक्टेड निडल का मतलब क्या होता है? संक्रमित सुई। संक्रमित सुई। सर संक्रमित सुई से हमको एड्स होएगा? हाँ हो सकता है। कैसे होएगा? तो देखो, HIV जो होता है ना भैया लोग, ये HIV सिर्फ और सिर्फ होता है ब्लड टू ब्लड में। किसमें होता है? ब्लड टू ब्लड में। ठीक है, आप लोगों की स्किन पे बैठा हुआ है तो आप लोगों को, ये सपोज करो आपकी स्किन पे बैठा हुआ है, हाथ पे बैठा हुआ वायरस है ना चुपचाप, तो आपको कभी भी एड्स नहीं होगा, है ना। किससे फैलता है? तो सिर्फ ब्लड से ब्लड में ही फैलता है, ये ब्लड से ही फैलता है। ठीक है, अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा था, एक ब्लड दूसरे के पास जा रहा था, इसके पास पहले वाले के पास वायरस था, दूसरे के पास चले गया। दूसरा संक्रमित सुई। संक्रमित सुई से कैसे होगा? यदि सपोज कर लो इस व्यक्ति को क्या है, एड्स है, HIV एड्स है, तो इसके पास जो वायरस है ना, इसको सपोज कर लो कोई सा इंजेक्शन लगा हुआ है और वही इंजेक्शन आप लोगों में ठोक दिया, वही सुई क्या कर दी, आप लोगों में ठोक दी, तो उसमें जो ब्लड था वो ब्लड आपके अंदर चले गया, यानी इसके अंदर जो वायरस था वो आपके अंदर आ गया। आपके अंदर मतलब जिस किसी भी व्यक्ति, ये A और B मान लो आप लोग, नहीं तो बुखार आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, ये A व्यक्ति को वायरस था, इसको इंजेक्शन लगाया और वही वाली सुई आप लोगों में ठोक दी, तो B को भी क्या हो गया? वायरस हो गया। तो दूसरा कारण इन्फेक्टेड नीडल। इसका तीसरा कारण क्या हो सकता है? देखो, इसका तीसरा कारण होता है सेक्सुअल कांटेक्ट। जब भी हम सेक्सुअल कांटेक्ट मारते हैं, क्योंकि देखो मेल होते हैं, मेल में होते हैं शुक्राणु, स्पर्म, है ना, सेल होती है, और एक फीमेल, तो फीमेल में क्या होते हैं? ओरम यानी अंडाणु। ठीक है, मेल को है यदि वायरस, तो किसके पास आ जाएगा? वो फीमेल के पास भी आ जाएगा। ठीक है, तो सेक्सुअल कांटेक्ट से भी क्या होता है? एड्स होता है। ठीक है, फोर्थ कंडीशन होती है मदर टू चाइल्ड। मदर टू चाइल्ड से मतलब क्या? देखो, ये माँ है सपोज करो, और इसके गर्भ में क्या है? छोटा सा बच्चा है। इसके गर्भ में क्या है? छोटा सा बच्चा है। यदि मदर क्या है? इन्फेक्टेड है, यानी मदर को HIV वायरस है। ठीक है, मदर को HIV वायरस है, तो स्वाभाविक सी बात है उस बच्चे को भी क्या होगा? HIV वायरस हो जाए, है ना। तो मदर टू चाइल्ड में भी फैल जाता है। ठीक है, तो ये चार कारण होते हैं। कौन कौन से? एक चीज याद रखना आप लोग, जीवन भर से ब्लड में ही फैलता है और कोई भी दूसरा कारण नहीं हो सकता इसका, है ना। यहाँ पर देखो, ब्लड ट्रांसफ्यूजन में ब्लड एक दूसरे को चढ़ा रहे थे तो इससे हो रहा था। इन्फेक्टेड नीडल एक को था, दूसरे में लगा दी उसी, दूसरे को हो गया। तीसरा सेक्सुअल कांटेक्ट से हो रही है, मेल के जो स्पर्म रहते वो फीमेल में चले जाते, फीमेल को भी कर देते। मदर टू चाइल्ड, जब भी माँ के घर में बच्चा रहता है, यदि मदर को हुआ तो स्वाभाविक सी बात है वो बच्चे को भी हो जाएगा। इसके अलावा और कोई से भी कारण नहीं होते हैं जिसके कारण हमको एड्स हो, है ना। जैसे सपोज करो कोई पानी बतासे वाला है ना, और वो पानी बतासे वाले को सपोज कर लो लड़कियां बहुत खाने जाती है ना, उस पानी बतासे वाले को क्या? एड्स है ना। ये सपोज कर ले एक व्यक्ति है पानी बतासे वाला और इसको एड्स हैगा। ठीक है, और आप लोग गए इसकी दुकान पे पानी बतासे खाने, भैया 10 के खिला दो, पपड़ी भी साथ में देना और 5-7 बार पानी वानी पिलाना। ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करा? पानी बतासे खा लिए इसके। अब आप मुझे ये बताओ कि क्या आपको एड्स होगा? इस व्यक्ति को भी एड्स था, आप लोगों ने इसी के हाथ से पानी बतासे खा लिए, क्या आप लोगों को एड्स होगा? तो नो। क्यों? क्योंकि सर जो एड्स होता है ये सिर्फ और सिर्फ ब्लड टू ब्लड ही ट्रांसफर होता है। ठीक है, परंतु यदि आप लोगों की किस्मत खराब हो, सपोज करो ये पानी बतासे वाले का हाथ जो है ये कटा हुआ है और इससे क्या निकल रहा हो? ब्लड निकल रहा हो, है ना, और वही बतासा क्या करा? आप लोगों ने खा लिया।
ठीक है। तो आपके पेट में चले गया वायरस, ठीक है। पेट मतलब ऑर्गन, ऑर्गन के पास क्या होता है, ब्लड होता है, तो ब्लड क्या हो गया, आपके अंदर भी इंजेक्ट हो गया। तो क्या अब आप लोगों को एड्स होगा? तो यस। इसलिए जब कभी भी आप लोग पानी बतासे खाने जाओ तो उसमें देखना कि उस व्यक्ति का हाथ पांव तो नहीं कटा, ठीक ठाक तो है, नहीं तो हमको नहीं पता होता है कि इस व्यक्ति को एड्स है ना। बहुत सालों तक तो पता ही नहीं रहता है जिस किसी भी व्यक्ति को एड्स हो, ये अचानक पता चलता है ना। और इसमें हम देखें कि एचआईवी के लक्षण क्या होते हैं। अभी तो हमने देखा था एचआईवी के कारण, अब देखते हैं एचआईवी के लक्षण। तो देखो सबसे पहला तो एचआईवी का लक्षण होता है भूख न लगना, है ना, मतलब लॉस ऑफ हेपेटाइट। भूख नहीं लगती भाई साहब जिसको भी एचआईवी होता है। दूसरा, जो उसका वेट होता है कम हो जाता है, वजन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तीसरा, हमेशा एनी टाइम अधिकांश क्या रहता है, हाई फीवर होता है, तेज बुखार होता है, ठीक है। तो ये कारण रहते हैं। भूख नहीं लगती, भूख नहीं लगेगी, खाना नहीं खाएगा, खाना नहीं खाएगा तो वजन कम हो जाएगा, ठीक है, बीमारी होगी बहुत सारी, और हाई फीवर रहेगा, ठीक है। तो एचआईवी के क्या है, लक्षण है। अब आप लोगों को एचआईवी के बारे में मैंने बहुत सारा कुछ बता दिया। अब एचआईवी टेस्ट होता है तो याद रखना, एचआईवी का टेस्ट होता है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव रहता है ना कि एचआईवी पॉजिटिव है तो उसको एड्स होता है, ठीक है। तो एचआईवी के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो याद रखना एचआईवी के लिए जो टेस्ट होता है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है ये, उसको बोलते हैं एलिसा टेस्ट, है ना। कितना अच्छा नाम है ना एलिसा, ठीक है। परंतु पॉजिटिव आ जाता तो इंसान को भूख प्यास सब बंद हो जाती है, ठीक है। तो एचआईवी एड्स के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, तो एलिसा टेस्ट होता है इसके लिए। और अब भारत सरकार क्या करती है, जिन किसी भी व्यक्ति को एड्स होता है तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो बेचारा गोली दवाई खरीद नहीं पाता है ना, तो इसको क्या किया जाता है, हेवी डोज दिया जाता है। किसी भी व्यक्ति को जब एचआईवी होता है तो उसको ड्रग जो देते हैं, दवाई जो देते हैं, है ना, वो हेवी डोज देते हैं। तो एचआईवी जिसको भी होता है उसको कौन सी गोली दी जाती है, तो नाम याद रखना, उसको बोलते हैं एजिडोथाइमिडिन, एजिनो सॉरी एजिडोथाइमिडिन, एजिडोथाइमिडिन, ठीक है। तो एजिडोथाइमिडिन क्या है, ड्रग है, गोली है। एलिसा क्या है, टेस्ट है। एचआईवी के लक्षण क्या है, तो भूख नहीं लगेगी, वजन कम होगा, तेज बुखार आएगा। तो कैसे फैलता है ये, तो सर इसके 4 कारण हो सकते हैं। कौन कौन से कारण हो सकते हैं, तो पहला कारण तो सर ये ब्लड टू ब्लड में ही ट्रांसफर होता है। दूसरा इन्फेक्टेड नीजल से। तीसरा सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से, और चौथा मदर टू चाइल्ड। इसके अलावा आप लोग उसके साथ बैठ जाओ, आप उसके साथ सो लो, है ना, उसके साथ खाना खा लो, उसके कपड़े यूज़ कर लो, इनसे कभी भी आप लोगों को एड्स नहीं फैलेगा, है ना। तो इन लोगों से थोड़ा सा अच्छे से बिहेव करना चाहिए, बेचारे पहले ही परेशान रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का जो WBC था, ये बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को बता दिया, इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आप लोगों को, ठीक है। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ इस वीडियो पे आप लोग आपके कमेंट दीजिए, ठीक है। तो अब हम लोगों की जो ब्लड सेल थी, सॉलिड पार्ट था जो 45%, इसमें सबसे पहला हम लोगों ने पढ़ा था आरबीसी को, उसको भी इसी तरीके से हमने डिटेल में पढ़ा। दूसरा हमने WBC को देखा आज, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे प्लेटलेट्स को, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, आप लोग इसके नोट्स बनाइए और इसको अच्छे से पढ़िए। नहीं समझ में आए तो मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, ठीक है, मैं आप लोगों को उसका आंसर दे दूँगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, तो जय हिंद,